पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में हाँ, कुछ किताबें ऐसी हैं जिनका जिक्र आपको हर जगह मिलेगा, हर जगह। और शायद उस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड का। बिल्कुल। मुझे लगता है जिसने भी पैसे के बारे में सोचना शुरू किया है उसने ये नाम तो सुना ही होगा। सुना ही है, और यही आज हमारी पड़ताल का विषय है। हम्म। क्या ये किताब जो लगभग 25 साल पहले आई थी, आज भी उतनी ही काम की है? और क्या ये वाकई किसी की जिंदगी बदल सकती है या ये बस कुछ अच्छे लगने वाले विचार हैं? सही बात है। तो हमारे पास जो सोर्सेज हैं, उनके आधार पर आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। और ये जरूरी भी है, क्योंकि सोर्सेज भी यही कहते हैं कि इसका असली मकसद आपकी जेब नहीं, आपका दिमाग बदलना है। मतलब ये पैसे से ज्यादा मानसिकता के बारे में। बिल्कुल। ये पैसे के साथ हमारे रिश्ते, हमारी सोच और हमारे डर के बारे में है। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं। जरूर। किताब का पूरा ढांचा ही दो पिताओं की सोच के फर्क पर टिका है। एक पुअर डैड और एक रिच डैड। हाँ। पुअर डैड जो कियोसाकी के अपने पढ़े लिखे पिता थे, हाँ। उनका मंत्र था स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ और एक सुरक्षित नौकरी ढूंढो, जो हम में से ज्यादातर लोगों ने अपने घरों में सुना है। हर किसी ने सुना है। ये सुरक्षा वाली मानसिकता है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है रिच डैड, जिनकी सोच थी कि सिर्फ पैसे के लिए काम करना ही सबसे बड़ा जाल है। उनका मंत्र था पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। हाँ, और यहाँ गरीब या अमीर का मतलब बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि सोच से है। एक मानसिकता सुरक्षा खोजती है, दूसरी आजादी। और यहीं से किताब का सबसे मशहूर और शायद सबसे विवादास्पद आइडिया निकलकर आता है। एसेट्स और लायबिलिटीज वाला। हाँ बिल्कुल, संपत्ति और देनदारियों के बीच का फर्क। कियोसाकी की परिभाषा मतलब बहुत ही सीधी है। बहुत सीधी। एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले, और लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। बस इतना ही। सुनने में ये बहुत आसान लगता है, लेकिन ये उस वक्त एक क्रांतिकारी आइडिया था, क्योंकि पारंपरिक अकाउंटिंग में तो हर चीज एसेट है जो आपके पास है। बिल्कुल। लेकिन कियोसाकी ने इसे कैश फ्लो के नजरिए से देखा। जैसे एक घर जिससे आपको किराया आ रहा है, वो एक एसेट है। या कोई बिजनेस जो प्रॉफिट दे रहा है, वो भी एक एसेट है। और फिर वो एक ऐसा उदाहरण देते हैं जो सबको मतलब चौंका देता है। वो कहते हैं कि जिस घर में आप रहते हैं, हाँ, वो आपका सबसे बड़ा एसेट नहीं बल्कि आपका सबसे बड़ा लायबिलिटी है। और ये बात बहुत से लोगों को हजम नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती। और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये उस सोच पर सीधा हमला है जिसके साथ हम बड़े हुए हैं। बेटा एक अपना घर बना लो, जिंदगी सेट है। और फिर कियोसाकी आकर कहते हैं कि नहीं, ये तुम्हारी सबसे बड़ी देनदारी है। उनका तर्क ये है कि आपका घर आपकी जेब में पैसा डालता नहीं है, बल्कि हर महीने होम लोन की ईएमआई, प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस, इन सब चीजों के रूप में आपकी जेब से पैसा निकालता है। मतलब ये आपके कैश फ्लो पर एक बोझ है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सवाल है। भारत जैसे देश में जहां रियल एस्टेट की कीमतें बढ़ी हैं और घर एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी है, क्या ये सिद्धांत आज भी उतना ही सच है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और यहीं पर किताब की सीमाओं को समझना पड़ता है। कियोसाकी का नजरिया पूरी तरह से अमेरिकी बाजार पर आधारित है। और कैश फ्लो पर? हाँ, और पूरी तरह से कैश फ्लो पर। वो एसेट की बढ़ती कीमत को तब तक असली नहीं मानते जब तक आप उसे बेच ना दें। तो उनके हिसाब से एक घर एसेट कब बनता है? जब या तो आप उसका कोई हिस्सा किराए पर दे दें जिससे कैश फ्लो आए, या उस पर लिया गया लोन पूरी तरह चुका दें और वो आपके खर्चों को कम करे। तो ये लोगों को सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आपकी चीजें आपके लिए काम कर रही हैं, या आप अपनी चीजों के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क तो समझ आ गया, पर यह तो पहला कदम है। किताब एक और जरूरी कॉन्सेप्ट की बात करती है, वो कैश फ्लो क्वाड्रेंट। लोग अक्सर कम ध्यान देते हैं। वो 4 हिस्से ई, एस, बी और आई। बिल्कुल। कियोसाकी पैसा कमाने वाले लोगों को इन 4 हिस्सों में बांटती हैं। ई मतलब एम्प्लॉय, कर्मचारी, आप किसी और के लिए काम करते हैं और आपको सैलरी मिलती है, सुरक्षा सबसे जरूरी है। फिर आता है एस, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड या स्पेशलिस्ट, जैसे कोई डॉक्टर, वकील या छोटा दुकानदार। यहाँ आप अपने बॉस खुद हैं, लेकिन अगर आप काम नहीं करते तो पैसा भी नहीं आता, आप ही सिस्टम है। और ये क्वाड्रेंट का बायां हिस्सा हो गया जहाँ दुनिया की ज्यादातर आबादी है। हाँ, लेकिन असली खेल तो दाईं तरफ है, बी और आई। बिल्कुल। बी यानी बिजनेस ओनर। ये वो व्यक्ति है जिसके पास एक सिस्टम है और लोग उसके लिए काम करते हैं। वो छुट्टी पर भी चला जाए तो भी पैसा आता रहेगा, क्योंकि उसने एक सिस्टम बनाया है। वो खुद सिस्टम नहीं है। सही बात है। और आखिर में है आई, यानी इन्वेस्टर, निवेशक। यहाँ पैसा आपके लिए काम करता है, आपका पैसा आपके लिए और ज्यादा पैसा बनाता है।
तो किताब का असली संदेश सिर्फ एसेट खरीदना नहीं है, नहीं, बल्कि क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से से दाएं हिस्से में शिफ्ट होना है। यही असली आजादी है। कियोसाकी के अनुसार ई और एस क्वाड्रेंट में आप पैसे के लिए अपना समय बेचते हैं, बी और आई में आप ऐसे सिस्टम बनाते हैं जो आपके बिना भी कमाते हैं। और इस शिफ्ट के लिए एक अलग तरह की शिक्षा चाहिए। बिल्कुल। और यहीं से किताब का एक और मुख्य सबक आता है, वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी का महत्व। सही बात है। किताब इस पर बहुत जोर देती है कि हमारे स्कूल हमें प्रोफेशनल तो बनाते हैं, पर पैसा मैनेज करना नहीं सिखाते। हम इतिहास, गणित सब पढ़ते हैं, पर इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, बैलेंस शीट कैसे पढ़ी जाती है, या टैक्स कैसे काम करता है, ये सब हमें कभी नहीं सिखाया जाता। रिच डैड अपने बेटों को यही सब सिखाते हैं। वो कहते हैं कि अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग लाइबिलिटीज खरीदते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है वो एसेट्स हैं। और ये फर्क सिर्फ वित्तीय शिक्षा से ही समझ आ सकता है। बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक और आइडिया है, कमाने के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करो। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है कि करियर की शुरुआत में ज्यादा सैलरी के पीछे मत भागो, बल्कि ऐसी नौकरी करो जहां कुछ सीखने को मिले। हाँ, और वो खास तौर पर कुछ स्किल्स पर जोर देते हैं जो बी और आई क्वाड्रेंट में जाने के लिए जरूरी हैं, जैसे कि सेल्स। सेल्स क्यों? क्योंकि सेल्स आपको रिजेक्शन झेलना, लोगों से बात करना और उन्हें समझना सिखाती है। फिर आती है लीडरशिप, यानी टीम बनाना और मैनेज करना, और सबसे जरूरी सिस्टम को समझना कि एक छोटे आइडिया को एक बड़े ऑटोमेटेड बिजनेस में कैसे बदला जाए। वही असली खेल है। ये सब सुनने में तो बहुत प्रेरक लगता है, और शायद इसीलिए ये किताब इतनी सफल हुई। निश्चित रूप से। हमारे सोर्स भी इसकी कई ताकतों पर जोर देते हैं। भाषा बहुत आसान है, कहानी की तरह है। बिल्कुल। और ये लोगों को नौकरी की उस चूहा दौड़ से बाहर निकलकर सोचने पर मजबूर करती है। इसका मोटिवेशनल पहलू इसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन यहाँ एक संतुलित नजरिया रखना जरूरी है, क्योंकि सोर्स इसकी कुछ गंभीर सीमाओं और आलोचनाओं पर भी बात करता है। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। तो इसकी कमजोरियां क्या हैं? देखिए, सबसे बड़ी आलोचना ये है कि ये किताब क्यों करना है, ये तो बहुत अच्छे से बताती है, लेकिन कैसे करना है उस पर चुप है। लगभग चुप है। ये आपको निवेश करने के लिए प्रेरित करेगी, लेकिन कोई भी ठोस कदम दर कदम मार्गदर्शन नहीं देती। एसेट्स खरीदो, एक बहुत सामान्य सलाह है। कौन से एसेट्स, कैसे खरीदें, पैसा कहाँ से आएगा, इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। मतलब ये एक फिलॉसफी की किताब ज्यादा है, प्रैक्टिकल गाइड कम। बिल्कुल। दूसरी बड़ी आलोचना इसके उदाहरणों को लेकर है। कई आलोचक सवाल उठाते हैं कि क्या रिच डैड सच में थे, या वो बस एक काल्पनिक किरदार हैं। हाँ, कियोसाकी ने अपनी कहानियों को काफी बड़ा चढ़ाकर बताया है, और उनके कुछ रियल एस्टेट सौदों के दावे भी सवालों के घेरे में रहे हैं। तो क्या इससे किताब की सीख पर कोई असर पड़ता है? ये देखने के नजरिए पर निर्भर करता है। अगर आप इसे एक सच्ची कहानी मानकर पढ़ रहे हैं तो निराशा हो सकती है, लेकिन अगर आप इसे सिद्धांतों को समझाने वाली एक कहानी के रूप में देखते हैं तो शायद किरदार के असली होने या ना होने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक और बड़ी आलोचना है। वो क्या है? ये किताब जोखिम को बहुत कम आंकती है। अच्छा। हाँ, ये बिजनेस शुरू करने और रियल एस्टेट में निवेश करने को बहुत आसान दिखाती है, लेकिन ये उन हजारों लोगों की बात नहीं करती जो इन कोशिशों में अपना सब कुछ गंवा देते हैं। मतलब ये आपको छलांग लगाने के लिए तो कहती है, लेकिन पैराशूट कैसे बनाना है ये नहीं सिखाती। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सवाल ये है कि ये किताब आखिर है किसके लिए, किसे पढ़ना चाहिए इसे? सोर्स के मुताबिक ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में बिल्कुल नए हैं। छात्र या युवा पेशेवर जो अपना करियर शुरू कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी है, और खास तौर पर उन लोगों के लिए जो उद्यमी बनना चाहते हैं और नौकरी के ई क्वाड्रेंट वाली मानसिकता से बाहर निकलना चाहते हैं। और शायद उन लोगों के लिए भी जो अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति से ऊब चुके हैं। हाँ, जो महीने दर महीने की सैलरी पर जी रहे हैं और इस चक्र से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए नहीं है जो एक रेडीमेड इन्वेस्टमेंट प्लान या जल्दी अमीर बनने का कोई फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं, वो बुरी तरह निराश होंगे। तो ये एक शुरुआती बिंदु है, अंतिम समाधान नहीं। बिल्कुल, यह वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा का पहला अध्याय हो सकता है पूरी किताब ने। तो सब कुछ मिलाकर देखें तो क्या समझ आता है? हमारे सोर्सेज के विश्लेषण से ये साफ है कि रिच डैड पुअर डैड कोई रातों रात अमीर बनाने वाली स्कीम नहीं है। नहीं है। ये एक माइंडसेट रीसेट टूल है। यह आपको अमीर बनने का नक्शा नहीं देती, पर उस दिशा में सोचने के लिए एक कंपास जरूर देती है। सही कहा।
ये आपको बताती है कि वित्तीय स्वतंत्रता संभव है और नौकरी ही एकमात्र रास्ता नहीं है। ये आपको सवाल पूछने के लिए उकसाती है और शायद यही इसकी सबसे बड़ी कामयाबी है। हमारे सोर्स ने इसे 5 में से 4.5 की दमदार रेटिंग दी है और कहा है कि ये किताब भले ही किसी को सीधे सीधे अमीर न बनाए, लेकिन ये पैसे, काम और आज़ादी के बारे में सोचने का नजरिया स्थायी रूप से बदल सकती है। अगर किसी को अपना वित्तीय नजरिया बदलने के लिए सिर्फ एक किताब पढ़नी हो तो शायद वो यही है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प विचार के साथ छोड़ जाती है। देखिए, किताब हमें बी और आई क्वाड्रेंट में जाने के लिए प्रोत्साहित करती है, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। हाँ, लेकिन आज की गिग इकोनॉमी और डिजिटल दुनिया में जहां एक यूट्यूबर या एक फ्रीलांस कोडर लाखों कमा सकता है, क्या एस यानी सेल्फ एम्प्लॉयड और बी यानी बिजनेस ओनर के बीच की रेखा धुंधली नहीं हो गई है? ये तो बहुत अच्छा सवाल है। शायद असली सवाल अब ये नहीं है कि हम किस क्वाड्रेंट में हैं, बल्कि ये है कि हम किसी भी क्वाड्रेंट में रहकर आय यानी एक निवेशक वाली मानसिकता कैसे अपना सकते हैं। हम अपने समय, अपने कौशल और अपने पैसे को एक एसेट की तरह कैसे देख सकते हैं जो हमारे लिए लगातार वैल्यू पैदा करे। इस पर सोचना जरूरी है।